हेलो एवरीवन, वेलकम टू रागिया पॉइंट चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम एक फ्लो पॉइंट सीरीज़ चालू कर रहे हैं जो एक वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो सीरीज़ है तो इसमें हम सबसे पहले अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक को लेते हैं, जो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक के सारे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट होते हैं उसको कवर करेगा। तो सबसे पहले इस जो सीरीज़ में जो अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में लेते हैं, तो हम सबसे पहले डेट एंड थीम को हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 अक्टूबर से चालू करते हैं। तो 1 अक्टूबर में सबसे पहले आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन आता है। उसके बाद जो इसी 1 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल कॉफ़ी डे आता है। उसके बाद वर्ल्ड वेजिटेरियन डे आता है। तो इसका हम ट्रिक ऐसे बना सकते हैं कि देखिए, जैसे हम ओल्डर पर्सन होते हैं तो ओल्डर पर्सन जैसे हो जाते हैं वो थोड़ा सन्यासी वाले भाव में आ जाते हैं, पूजा पाठ ये सब में आ जाते हैं हम लोग। तो इसलिए वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी उसी दिन आता है। और उनके पास ज़्यादा टाइम पास करने के लिए बहुत सारा टाइम होता है, मतलब एकदम खाली टाइम रहता है, कुछ ऐसा काम धाम तो रहता ही नहीं है, क्योंकि एक एज के बाद उनके पास काम नहीं बचता है, ना उनका शरीर साथ देता है, तो उनको ज़्यादा कॉफ़ी पीने का मन करेगा। तो 1 अक्टूबर से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि ओल्डर पर्सन का इंटरनेशनल डे होता है, फिर वो ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद वो वेजिटेरियन हो जाते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें वो 1 अक्टूबर को आता है। इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे है, उसका थीम अपने को याद रखना है। बाकी इन दोनों का थीम अपने को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना सारा है, आप कहाँ कहाँ तक याद रखेंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डे के जो थीम होंगे उसको मैंने करवा दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने थीम लिखा है और आई एस डी का मतलब होता है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, यहाँ से मैंने उसको शॉर्टकट लिख दिया है। तो इनका जो थीम है ना, वो सस्टेनेबल इन एवरी कप। तो समझ लीजिए, देखिए आप कॉफ़ी वाला आ गया ना, तो कॉफ़ी मतलब कप से रिलेटेड समझिए, तो एवरी कप वाला याद रखिएगा। यदि आपको थीम में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 3 4 ऑप्शन देंगे आपको, तो उसमें से आप हमेशा याद रखिएगा जो एवरी कप आ रहा है। ठीक है, सस्टेनेबल इन एवरी कप इसका थीम होगा। फिर देखिए 2 अक्टूबर को हम आ जाते हैं। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को हम आते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए 2 अक्टूबर को इसमें बताने की जरूरत तो नहीं है कि ये तो गांधी मतलब महात्मा गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ है, ये तो सबको पता है 2 अक्टूबर। उसके साथ साथ लोग थोड़ा भूल जाते हैं, इस दिन लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, पर्सन वाइज टर्म वाइज नहीं, पर्सन वाइज जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्हीं का ही बर्थडे 2 अक्टूबर को आता है। तो जो दो महान हस्तियों का बर्थडे आ गया, मतलब महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। तो महात्मा गांधी तो आप जानते हैं अहिंसा नॉन वायलेंस के ही सपोर्टर थे। तो महात्मा गांधी के ही मतलब जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस को मतलब मनाया गया। लेकिन जो 2023 में इसका कोई स्पेसिफिक थीम नहीं रखा गया है, तो इसको अपने को याद रखना, बस नहीं याद रखना, बस ये याद रखना कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस होता है। 2 अक्टूबर को एक और चीज़ होता है, वर्ल्ड हैबिटेट डे। इसको विश्व पर्यावरण दिवस मनाए बोलते हैं। अब देखिए ये तो थोड़ा अजीब टाइप का है नाम, वर्ल्ड हैबिटेट डे क्या है। तो मतलब ये ऐसा है कि इसका देखिए मैंने यहाँ पे मोटो लिखा है कि वर्ल्ड को ये याद दिलाना है कि हम अपने शहर और कस्बे के भविष्य को आकार देने में सक्षम हैं या उसका शक्ति रखते हैं। मतलब हमारे पास जो हमारा जो हम जिस शहर में रहते हैं या हम जिस जिले या कस्बे में रहते हैं, तो उसका एक एक स्वर्णिम स्वरूप देना, मतलब उसमें सब चीज़ें अवेलेबल हों, उसमें मतलब सब साफ़ सुथरा हो, ये सब चीज़ करने का जो वो हो, जो मोटो होता है वो हमारे पास होता है, उसका शक्ति हम रखते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड हैबिटेट डे, तो ये कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस होगा, तो ये हमारे में अंदर शक्ति आएगी। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हुए कि नहीं हुए। तो नॉन वायलेंस और हैबिटेट डे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। ठीक है, तो इसका मोटो आपने समझ लिया। और ये 1985 से यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, और 1986 में इसका फर्स्ट थीम दिया गया था, जिस जिस थीम का नाम था शेल्टर इज़ माई राइट। ठीक है, और उसके बाद इसका और क्या है, इसमें ये है कि इसका सेलिब्रेट कब किया जाता है, क्या ये 2 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये देखिए ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया है ना, ये बात आपको 2023 के लिए ही याद रखना है, क्योंकि ये 2 अक्टूबर को नहीं आता, ये अक्टूबर मंथ के फर्स्ट मंडे को आता है। ये आज मतलब ये थोड़ा कॉन्सिडेंस हो गया कि 2023 में 2 अक्टूबर को ही मंडे पड़ गया, नहीं तो ये अक्टूबर मंथ के फर्स्ट मंडे को, ठीक है, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हैबिटेट डे। अब ये देखिए इसका थीम यहाँ पे क्या है, रेजिलेंट अर्बन इकोनॉमी सिटीज़ एज ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए अब उसके बाद अपने को देखना है यहाँ पे 4 अक्टूबर का। तो देखिए 4 अक्टूबर का है यहाँ पे, तो यहाँ क्या है, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। ठीक है, तो मतलब वर्ल्ड एनिमल एनिमल के वेलफेयर वेलफेयर के लिए ये डे मनाया जाता है।
इसका थीम क्या है, ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। ठीक है, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। इसको ऐसे याद रखिए, 5 सितंबर सबको पता है कि इंडिया में टीचर डे मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल टीचर डे होता है वो 5 सितंबर को। उसके जस्ट एक महीने बाद 5 सितंबर से 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। तो देखिए, द टीचर वी नीड फॉर एजुकेशन, वी वांट द ग्लोबल इम्पेरेटिव टू रिवर्स द टीचर शॉर्टेज। तो इसको ट्रिक बस ये समझ लीजिए कि टीचर का ज़रूरत है क्योंकि टीचर की कमी है, टीचर का ज़रूरत है, टीचर वी नीड द टीचर शॉर्टेज। इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो यदि आपको कहीं भी इस ऑप्शन को देखने मिलेगा, क्योंकि देखिए जब भी थीम आएगा तो 4-5 ऑप्शन देगा, तो उसमें से आपको एक ऑप्शन का मैच करना है। जरूरी नहीं कि आप पूरा थीम याद रखिए, आप उसके कुछ की पॉइंट भी याद रख सकते हैं जिसके कारण आप गेस कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, जैसे देखिए एनिमल है, तो एनिमल को वेलफेयर को काम करना ग्रेट काम है। ठीक है, और उनको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्यार देना जरूरी है। तो ग्रेट एंड स्मॉल लव देम ऑल। ठीक है, ऐसा आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे आता है। अब इसमें थीम क्या है कि मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल एंड फ्रॉम फॉर्म टू फैशन। तो देखिए फ्रॉम फॉर्म टू मतलब फैशन है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, इस ट्रिक को, इस की पॉइंट को याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा, लेकिन एक की पॉइंट को अपन याद कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे डे एंड डेट्स को ख़त्म करते हैं इस वीक का। उसके बाद हम अपॉइंटमेंट बजाते हैं। तो अपॉइंटमेंट देखिए, अपॉइंटमेंट तो बहुत सारे हैं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन अपॉइंटमेंट जो अक्टूबर में हुआ है, तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ बी आर ओ उसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास बने हैं, श्रीनिवास। ठीक है, देखिए ऐसा भी याद कर सकते हैं आप कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, तो बॉर्डर में रोड की बहुत ज़रूरत है अभी। ठीक है, अच्छे खासा बनाना है, तो वहाँ पे उसका श्री गणेश किया गया। तो श्री से याद रखिए, श्री गणेश या श्रीनिवास। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिक हो जाएगा। उसका देखिए अवार्ड में अभी अक्टूबर में नोबेल अवार्ड मिला है, तो इसके लिए मैंने इसमें सेपरेट वीडियो बना दी, क्योंकि इसमें यदि मैं आपको एक्सप्लेन करता तो ये वीकली करंट अफेयर बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, तो नोबेल अवार्ड को मैंने अपने ही एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप इसको देख लीजिएगा नोबेल अवार्ड किसको मिला है, वो अक्टूबर में ही मिला है। उसके बाद नोबेल अवार्ड के अलावा अक्टूबर में और क्या क्या अवार्ड मिला है, तो इसको बोलते हैं शास्त्र अवार्ड, शास्त्र रामानुजन अवार्ड। ये जो शास्त्र दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये है शामूंगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी, ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये अवार्ड होता है, ये क्या है 2005 में स्टार्ट किया गया था तमिलनाडु में। और देखिए शास्त्र है और ये झांग है, मतलब रक्षिंग झांग को ये अवार्ड दिया गया है। फिर एक आता है स्पोनोंजा प्राइज़, ये डच है, डच नोबेल प्राइज़ बोलते हैं। तो देखिए नोबेल प्राइज़ होते हैं, अभी जो मिल गए हैं ये 6 नोबेल प्राइज़ होते हैं जो अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं। लेकिन नीदरलैंड का साइंस के फील्ड में, नीदरलैंड के जो हाईएस्ट साइंस के फील्ड में एक डच नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, मतलब नाम से जाना जाता है, उसका नाम बोलते हैं स्पोनोंजा प्राइज़। ये ज्योति गुप्ता, या इसको आई ना लिख के ये ज्योति गुप्ता, दोनों में कोई भी स्पेलिंग हो सकता है, तो इसको आप याद देख लीजिएगा, ज्योति गुप्ता के नाम से हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, भले ये डच के प्राइस है लेकिन ये इंडियन ओरिजिन को मिला है, जो ज्योति गुप्ता के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, ये इंडियन ओरिजिन है, इसलिए इनका नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं अपॉइंटमेंट को। उसके बाद हम इसमें स्कीम देख लेते हैं कि अक्टूबर मंथ में अभी हाल ही फिलहाल में क्या क्या स्कीम आई है। तो देखिए सबसे पहले क्या आया है कि मुख्यमंत्री निर्मल श्रमिक पेंशन योजना आया है। तो श्रमिक, ठीक है, निर्मल, तो श्रमिक पेंशन योजना से तो आप समझ गए हैं कि श्रमिक मतलब लेबर के लिए ही कुछ यहाँ पे पेंशन स्कीम लाया गया है। और पेंशन स्कीम अक्सर 60 और 60 प्लस वाले लोगों के लिए ही लाया जाता है पेंशन। ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट का एज होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रमिक है तो कंस्ट्रक्शन वर्कर को दिया जाता है, तो आप सीधे क्लियर हो गया। पेंशन योजना हो गया तो 60 एज के और 60 से प्लस एज वाले को ये दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों तो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा इसके नाम से ही, योजना के नाम से ही। और ये कहाँ अप्लाई किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ में अप्लाई किया गया है, और मैं खुद ही छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से में दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, और जो आईएनसी के हैं, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे, उसके जो हेड हैं मल्लिकार्जुन खड़गे सर, ये दोनों ने मिल के ये पेंशन को लागू किया है। इसके अंडर क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं वो 60 और जो 60 साल से प्लस हैं उनको 1500 रुपये पर मंथ, 15,000 पर मंथ 10 साल तक दिया जाएगा। और यहाँ पे दूसरा एक स्कीम लाया गया है 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान टू रिड्यूस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को मतलब विंटर में पॉल्यूशन खत्म करने के लिए 15 पॉइंट रखे गए हैं, क्या क्या अपने को प्रोसीजर फॉलो करने हैं, या जो क्या क्या करना है अपने को। तो ये दिल्ली में अप्लाई किया गया है।
तो ये अक्टूबर मंथ के जो फर्स्ट वीक के जो स्कीम्स हैं यहाँ पे ख़त्म होते हैं। उसके बाद सेंट्रल और स्टेट में क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना बैन किया है 2 रिबेल ग्रुप को, तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो कौन से 2 ग्रुप हैं जिनको बैन किया गया है, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कितने टाइम के लिए बिलोंग किया गया है। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन दे देगा कि ये दोनों का दे देगा, ये जैसे NLFT और ये ATTF, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो ये 3-4 प्रकार के, मतलब 4-5 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। तो ये देखिए, सबसे पहले बैन किसने किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ये NLFT को बैन किया गया है और ATTF को बैन किया गया है। तो ये NLFT है, ये नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है और ऑल इंडिया त्रिपुरा टाइगर फोर्स है। तो समझे। तो देखिए यहाँ से यदि आप देखेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे त्रिपुरा आ गया, तो आप समझ गए होंगे कि ये त्रिपुरा स्टेट का ही है। इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये त्रिपुरा स्टेट का है। इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं यहाँ पे कि त्रिपुरा स्टेट का है, ये तो जान लिए आपने। उसके बाद आप देखेंगे कि ये 5 ईयर के लिए इसको दिया गया है, ठीक है। त्रिपुरा स्टेट के लिए है और ये 5 ईयर के लिए इसको बैन किया गया है। दिक्कत ये था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल सकते, सॉरी, ये जो रिबेल ग्रुप थे, ये मतलब वहाँ के लोगों को भड़का रहे थे, ठीक है। तो जिससे हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे दिक्कत आ सकता था, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गया और उसने इस पर बैन लगा दिया। उसके बाद ये वाला हो गया। उसके बाद देखिए, जो फर्स्ट स्टेट है कास्ट बेस्ड सर्वे, मतलब जो जो हमारे कास्ट हम देखते हैं, जितने भी जाति सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें कितने कितने लोग हैं, किस किस कास्ट में कितने कितने लोग हैं, इसका अभी तक सर्वे कभी हुआ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कोई स्टेट है जो करवाया है, और वो जो स्टेट है वो बिहार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो इसके आपको इस सर्वे को बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा आपको, कि कितना % क्या हुआ है, कैसे हुआ है। यदि आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं तो बस आपको इतना ही पूछेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में बस इतना ही पूछेगा कि कौन सा स्टेट है जिसने कास्ट बेस्ड सर्वे किया है, तो वो है बिहार। फिर यदि हम कास्ट बेस्ड सर्वे में जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो ये CBC कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ था, ये ब्रिटिश टाइम पे हुआ था 1931 में, लेकिन जिसका रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं किया गया, प्रॉपर रिपोर्ट नहीं सबमिट किया गया, बस कास्ट बेस्ड सर्वे हो गया था, ठीक है। और जो 2011 में जो सेंसस हुआ था, उसमें SECC मतलब सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था, बस इसका रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया गया था। अभी 2021 का जनगणना होना बाकी है, अब देखिए वो कब तक होता है, अभी तो चल ही रहा है वो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनली क्या क्या हुआ है हम उसको जान लेते हैं इस वीक में। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आजकल तो हर दिन ये टॉपिक खुला हुआ है कि इज़राइल, तो इज़राइल और हमास, ठीक है। तो विच ऑर्गेनाइजेशन अटैक ऑन इज़राइल पे किसने अटैक किया, तो हमास ने किया। तो हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये गाजा स्ट्रिप से है, ठीक है। ये अब ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाता है कि मतलब इज़राइल है, फिर इस तरफ जैसे ये इज़राइल का मैप है, जैसे मान लीजिए इज़राइल का मैप है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक गाजा स्ट्रिप है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जिसको बोलते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमास बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और इसी की तरफ है वेस्ट बैंक करके एक और है इज़राइल में, ठीक है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम उसको ज्योग्राफी नहीं देख रहे हैं, बस हम ये देख रहे हैं कि इसमें अटैक किसने किया, तो हमास ने अटैक किया है और ये गाजा स्ट्रिप से रिलेटेड है। इन्होंने कब अटैक किया है, 7 अक्टूबर को अटैक किया है, और किस नाम से अटैक किया है, अल अक्सा स्ट्रॉम के नाम से, मतलब इसका नाम है। इस जो मिशन इनका जो मिशन था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन था, उसका नाम था अल अक्सा स्ट्रॉम। इन्होंने अटैक कैसे किया है, तीनों तरफ से किया है, एयर वाटर और लैंड, तीनों साइड से इन्होंने, तीनों मतलब चीज़ों को इस्तेमाल करके तीनों तरफ से इन्होंने अटैक किया है। और इसी के मतलब काउंटर में इसराइल ने एक डिक्लेयर वॉर कर दिया, और उस वॉर का नाम दिया है सॉर्ड ऑफ आयरन, इसके थ्रू। और उन्होंने बोला है कि ऐसी घटना आज के बाद कभी देखने नहीं मिलेगी, और हम मतलब गाजा पट्टी के जो लोग हैं उनको जड़ से मतलब ख़त्म कर देंगे, ऐसा करके उन्होंने इस लॉन्च किया है इस चीज़ को। ये तो हो गया। दूसरा कन्फ्लिक्ट इंडिया और कनाडा के बीच में हो रहा है, जो अभी खालिस्तानियों का जो मर्डर हुआ है उसके बीच में कनाडा ने हमारे पर एलिगेशन लगा दिया कि उसमें हमारा हाथ है। तो उन्होंने इंडिया से बहुत सारे जो वहाँ पे डिप्लोमेट्स होते हैं, जो राजदूत होते हैं, उनको यहाँ भेज दिया है। तो इंडिया ने ही एक टफ डिसीजन लिया है और उसने कनाडा को बोला है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विच कंट्री आस्क टू रिकॉल इट्स 40 डिप्लोमेट्स बाई द 10 अक्टूबर 2023। 10 अक्टूबर 2023 तक
40 डिप्लोमेट को अपने देश वापस बुलाने के लिए बोला है। किसने? इंडिया ने बोला है। किस देश को बोला है? तो कनाडा को बोला है। 62 एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में हैं उसके, ठीक है, डिप्लोमेट, जिसमें से 40 को उन्होंने वापस बुलाया है। क्यों किया है? ताकि इंडियन डिप्लोमेट जो कनाडा में है और कनाडियन डिप्लोमेट जो इंडिया में, ये दोनों की संख्या बराबर रहे। उसके बाद इंटरनेशनल में जाएंगे तो मालदीव के जो प्रेसिडेंट है वो अभी नए निर्वाचित हुए हैं। तो मालदीव देखिए एम और इसका एम, तो ट्रिपल एम से याद कर लीजिए आप, ठीक है। यदि आप कहीं भी मालदीव देखते हैं और यदि कहीं प्रेसिडेंट होता है तो ट्रिपल एम से आप याद कर लीजिए कि जहाँ पे 2-2 एम होगा वहाँ पे सीधे आपको टिक मारना है। ये सब ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे आपको कंट्री हैं, इतने सारे सब चीज़ें हैं, कहाँ तक आप याद रखेंगे। हाँ, नाम याद है तो वेल एंड गुड है, लेकिन नहीं याद है तो आपको बस ये याद भी रहेगा कि ट्रिपल एम होता है, तो शायद आप उसमें टिक मार सकें, ठीक है। तो मालदीव्स का होते हैं मोहम्मद मुइज़ू। उसके लिए हम डेथ की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन का डेथ हो गया 28 सितंबर 2023 को। ये हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये तो हर कोई जानता है। इनकी क्या क्या उपलब्धि है कि 1960 में 1960 में नॉर्मल बोरलॉग, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, के साथ मिलकर उन्होंने HYV हाई यील्डिंग वेराइटी के वीट और राइस बनाए थे। इसी के जरिए ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, मतलब प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था उसका, ठीक है, इस वीट और राइस के चक्कर में। तो इन्हीं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इनका 18 सितंबर 2023 में इनकी निधन हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या क्या अवार्ड मिला है? तो 1967 में उनको पद्मश्री मिला है, 1971 में इन्हें नोबेल मैग्सेसे अवार्ड मिला है, 1972 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला है, 1986 में इन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड मिला है, 1987 में इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है और 1989 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। तो ये सब अवार्ड हैं, इनके बारे में हम जान लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। तो इस तरह गाइस हमने फर्स्ट वीक के करंट अफेयर को किया है। जल्द ही मैं इसके सेकेंड वीक का जो वीडियो है करंट अफेयर का, मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए।